स्वागत है आपका यूएस स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकने में आज भी नाकाम रहा है और इस वक्त 40 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,950 के नीचे। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी आपको आज कमजोरी का ही रुख दिखेगा। 80 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, 39,350 का स्तर आपको निफ्टी बैंक पर दिखेगा। सेंसेक्स से तकरीबन 100 अंक नीचे आज के सत्र में। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इस वक्त आप देखिए सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है जहां पर आपको हल्की सी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सारे के सारे जो इंडेक्स हैं आज कमजोरी के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पर भी एक सिमिलर चाल है, ये कह सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी कमजोरी है वो अब बढ़ती हुई दिख रही है। मार्केट ब्रेथ अब तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में आज नहीं है। आज हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले तकरीबन 3 गिरने वाले शेयर आज के सत्र में दिखेंगे। अगर हम एनएससी की बात करें और बीएसई पर यह शेयर 1:2 का है। हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर हैं। कल चूंकि वायदा बाजार की एक्सपायरी भी होगी मार्च सीरीज की, इस साल की, इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी, और सवाल यह कि इसके पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कल एक्सपायरी इस वजह से क्योंकि परसों जो है बाजार बंद रहेगा रामनवमी की छुट्टी के चलते। तो इस पर हम फोकस करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां पर मौके बन रहे हैं, और आपके जो भी शेयर हैं उस पर आपके जो सवाल आ रहे हैं उसके जवाब तो हम देंगे ही देंगे। लेकिन पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। 9167329108 ये हमारा फोन नंबर है, इस पर आप फोन कीजिए। आप व्हाट्सएप, एसएमएस कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर @ET9 स्वदेश पर आप जाकर अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। आशीष जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। कुणाल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर वही दिक्कत आई जो बाजार पिछले हफ्ते भी फेस कर रहा था, ऊपरी स्तरों को होल्ड कर पाने में। 16,950 के आसपास है निफ्टी। यहां से आप कुणाल दिन भर की रेंज क्या देख रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए, और नीचे आने पर क्या एंट्री के मौके बन सकते हैं या फिर कुछ और स्ट्रेटजी आप सुझाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू पूजा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हमने करीब करीब 14 दिन से एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी है, और ये आप देखिए 16 मार्च की जो बॉटम बनी थी 16,850, और उसके बाद जो टॉप बना था 17,220 करीब करीब लेवल थे। इसी रेंज में हमने मार्केट को घूमते हुए देखा है, और जिस तरह आपने सही बताया, मॉर्निंग में जैसे गैप अप हुई एंड इमीडिएटली वी सॉ द सेलिंग प्रेशर। आई थिंक आज के लिए हमें जो रेंज ध्यान में रखनी होगी वो स्पॉट लेवल पे है 16,910 नीचे की ओर, और ऊपर की बाजू आज के दिन का हाई जो है 17,050 से 17,060 के बीच। आई थिंक जैसे सपोर्ट पे आती है एक बार बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, और अगर बाउंस आता है तो 17,040 या 50 पे हम एग्जिट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द मोर और लेस रेंज एज ऑफ नाउ। इंडेक्स सपोर्ट पे मिल रहा है, सो दोनों इंडाइसेस में फॉर इंट्राडे बाइंग करके चलने की सलाह बन सकती है। ओके, ठीक है। तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही। एक बार बीएसई पर भी नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन है। सेंसेक्स भी इस वक्त लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है, और सारी बढ़त जो शुरुआती बढ़त थी वो अब सेंसेक्स गंवा चुका है और 77 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स। अगर बीएसई में चढ़ने वाले शेयरों पर नज़र डालें तो आज मजबूती है इंडसइंड बैंक में, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, TCS, टाइटन, ये स्टॉक्स हैं जो कि इस कमज़ोर माहौल में भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं आज तेज़ी है, कमज़ोरी है भारतीय एयरटेल में, सबसे ज़्यादा वीकनेस है, टॉप लूज़र है इस वक्त सेंसेक्स पर, और ONGC, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स और L&T, यहाँ पर ये तमाम स्टॉक्स आज कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बीएसई में अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो मेटल्स अगर छोड़ दें, इकलौता एक सेक्टर है जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है। अगर बीएसई मेटल को छोड़ दे जो कि इस वक्त ½ % ऊपर है, बाकी सभी सेक्टर लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वीकनेस आज है ऑयल एंड गैस में,
पावर, इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स, ये आज कमजोरी बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये है बीएसई का एक्शन, हमने आपको इसका छोटा सा अपडेट दिया। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं और पैनल पर हमारे साथ आशीष महेश्वरी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बताते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और इस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। फरीदाबाद से गजेंद्र। गजेंद्र जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सवाल मिल चुका है उनका। टाटा पावर पर इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा है। 296 स्टॉक्स हैं इनके पास और 240 के पास इनकी खरीद है। काफ़ी पहले की खरीद इनकी लग रही है और स्टॉक में देखिए लगातार हम डाउन ट्रेंड ही देख रहे हैं। एक हफ्ते में ही स्टॉक करीब करीब 20 अंक टूट चुका है और इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस स्टॉक में। इस वक्त एक 184 के पास कारोबार कर रहा है। आशीष जी आप सजेस्ट करिए टाटा पावर पर क्या करें? इनफैक्ट टाटा पावर के स्टॉक ने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय में पावर सेक्टर में, और आई थिंक 52 वीक लो पर ही अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में एवरेज ना करें, और इनफैक्ट काफी चूंकि रिटेल निवेशक इस स्टॉक में काफी ऊपर के लेवल पे ट्रैप्ड हैं, तो उनकी तरफ से भी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक में से निकल के आप टोरेंट पावर के स्टॉक में शिफ्ट हो जाएं, जो सेम सेक्टर में है और कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू अदर पीयर सेट। तो टोरेंट पावर में मुझे लगता है कि यहाँ से करीब 10 से 15% की और अपसाइड आगे आने वाले समय में अगले 6 महीनों में आप उम्मीद कर सकते हैं। तो टोरेंट पावर बाय कर लीजिए, टाटा पावर सेल करके। ठीक है, टाटा पावर के बजाय टोरेंट पावर बेहतर एक विकल्प है। आगे बढ़ेंगे, राहुल का सवाल लेंगे। गोवा से इनका सवाल आया है और ये सवाल उन्होंने भेजा है हमें व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है एचपीसीएल के 8,715 शेयर 310 रुपए के भाव पर। इसके अलावा आरईसी के शेयर हैं 15,930 की संख्या में 108 के भाव पर। आज हम देख रहे हैं कि एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल जो तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहां पर प्रेशर है, क्योंकि क्रूड में हमने एक तरफा चाल देखी ऊपर की तरफ। $70 के आसपास तक फिसलने के बाद अब क्रूड का भाव $78 के आसपास है, यानी कि निचले स्तरों से 10% के आसपास की रिकवरी आ गई है और ये चीज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को परेशान कर रही है। अब क्या व्यू होगा आपका आशीष जी, आप ही बताइए। एचपीसीएल इनके भाव से हालांकि अभी 80 रुपये शेयर ये नीचे ट्रेड कर रहा है। अब निवेशित रहे, हालांकि काफी बड़ा नुकसान है क्योंकि भारी क्वांटिटी में है। तो इस शेयर पर देखिए 6,89,356 ये एचपीसीएल का नुकसान है। आरईसी का आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, चाहे क्रूड बढ़ा या क्रूड गिरा, हमने कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक में देखा नहीं। चाहे $70 हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक में कोई 10% का राइज आ गया हो इन सारे स्टॉक्स में। ये अपने बड़े नैरो रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करते रहे, और जब भी क्रूड बढ़ता है तो इनफैक्ट ये स्टॉक बढ़ते कम है और गिरते ज्यादा है। तो इसलिए मुझे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कोई बहुत ज्यादा अभी पसंद नहीं आ रही हैं। मेरा मानना है कि इसकी बजाय आप किसी दूसरे स्टॉक में निवेश करें। तो मैं आपको जैसे सजेस्ट करूंगा, यदि आपने एचपीसीएल बेच के एस का स्टॉक है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो कैपिटल गुड सेक्टर में एक अच्छी स्टोरी है, 380 रुपए के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। जितना कंपनी का मुनाफा पूरे साल का था ऑलरेडी 9 महीनों में कंपनी ने कमा लिया है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के स्टॉक में ज़्यादा वैल्यू है, और ये स्टॉक मार्केट के साथ में इसमें फॉल कम आएगा, बट जैसे ही थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज होता है ये स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। तो अभी सेक्टर वाइज चूज ना करके काफ़ी आपको इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने की ज़रूरत है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बाय करें। ठीक है, एस के शेयर को खरीदने की सलाह है, लेकिन इनके पास आरईसी का भी शेयर है 108 रुपए के भाव पर। 15,930 की संख्या है और 114 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। इनके भाव से ऊपर ये शेयर जरूर है आशीष जी, लेकिन यहाँ भी हमने कोई बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखी नहीं है और जो नतीजे आए थे लास्ट क्वार्टर के वो भी कुछ उत्साहजनक नहीं थे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर फेवर में है, वैल्यूएशंस अभी भी ये सस्ते हम कह सकते हैं। आपको लगता है कि ये होल्ड कर सकते हैं ये वाला शेयर? जी, मेरी सलाह रहेगी आरईसी में आप एक बार निवेशित फिर भी बने रह सकते हैं। और इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ये स्टॉक
जो उनके बाय रेट के आसपास ही ट्रेड हो रहा था, बट अभी थोड़ा सा चूंकि एक मार्केट के सेंटिमेंट खराब है तो स्टॉक नीचे आ गया है। बट मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहे, क्योंकि जो पावर सेक्टर ओवरऑल जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। और जैसे देखेंगे हम कि गर्मी बढ़ेगी, पावर सेक्टर की पावर की डिमांड बढ़ेगी, पावर के टैरिफ बढ़ेंगे, तब आप जो आरईसी, पीएफसी और ट्रांसमिशन कंपनियों के स्टॉक भी उस रैली का हिस्सा बनेंगे। तो आरईसी में मेरी अभी होल्ड करने की सलाह है। बिल्कुल ठीक है। तो ये राय आपको इस स्टॉक पे दे दी गई है और आरईसी को भी फिलहाल होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ हरियाणा से मंजीत जुड़े हैं। मंजीत नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरे पास है ना अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर हैं 1755 के प्राइस पर 103 शेयर। तो मैम होल्ड कर सकता हूँ मैं 1 साल के लिए उनको, मतलब मेरे पास है इतना टाइम अगर। ओके, ठीक है। ऑलराइट, आपको राय दिलवा देते हैं। कुणाल, आप सजेस्ट करिए अडानी एंटरप्राइजेस को 1 साल के लिए का समय ये और दे सकते हैं। गिरावट में ही इन्होंने भी एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन इनकी खरीदारी के लेवल से भी स्टॉक अब काफ़ी नीचे आ चुका है और हम देख रहे हैं बाजार भी कमज़ोरी है। अडानी एंटरप्राइजेस भी इस बीच केवल 1 हफ्ते में अगर देखें तो 180 अंक टूट चुका है। लेकिन 1 साल के लिए बने रहना क्या सही होगा स्टॉक में? सो पूजा, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमने इस काउंटर में बड़ी सी गिरावट देखी थी 4200 के लेवल से लेके 1100 के लेवल तक। फिर इसके बाद हमने एक बाउंस भी देखा, ये उछाल करीब करीब हुआ था 2150 के लेवल्स तक। अब इस काउंटर ने एक रेंज क्रिएट कर दी है और वो रेंज है 1100 नीचे के साइड पे और ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस है वो है 2150 का। काउंटर जब तक ये रेंज में रहता है तब तक आई थिंक डायरेक्शनल मूव आना बहुत ही डिफिकल्ट है। जिस तरह से गिरावट है, आई थिंक इसे कंसोलिडेशन में भी जाना होगा और थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है। अगर व्यूअर के पास पोजीशन ऑलरेडी है और अगर होल्ड करने की कैपेसिटी है तो होल्ड कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज यहाँ पे अगर एक बार एग्जिट कर दें और ये काउंटर जब फिर से 1100 के लेवल पे पहुंचता है तब रीविजिट करें। आई थिंक हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट मेंटली हमें प्रिपेयर रहना होगा कि अगर ये काउंटर 2150 के ऊपर निकलता है तो हम डेफिनेटली इसे रीविजिट करके ऊपर की ओर बाय भी करेंगे। बट फॉर टाइम बिंग, बिकॉज इट्स इन बिटवीन, सपोर्ट पे बाय करने की सलाह बनेगी और सपोर्ट 1100 के लेवल्स को हमें ध्यान में रखना होगा। ये व्यू आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, कोलकाता से निर्मल सिन्हा हमारे साथ हैं। निर्मल जी नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर हैं सर? ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 400। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया 100 शेयर आपके पास 400 के भाव के हैं। 400 में। और दूसरा शेयर है एस्टल पॉली, वो 230 शेयर एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज। दूसरा शेयर कौन सा बताया सर आपने? एस्टल पॉली एट द रेट ऑफ 1230 शेयर है। एक्सेल पोली, ठीक है। एक्सेल पोली आपके पास है। एक्सेल पॉलीमर 42 रुपए के भाव वाला अभी 230 शेयर है मेरे पास में। इसके भाव क्या है? अभी तो भाव तो 1700 या कुछ होगा, पता नहीं बोनस के बाद क्या रेट है मालूम। मैंने लिया था 900 रुपीज में। सर चेक करते हैं, अभी मुझे तो भाव उसका नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं। मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है और अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इन्होंने लोटस सर्जिकल नाम की कंपनी है उसको अक्वायर करने के लिए प्रेमजी इन्वेस्टमेंट के साथ एक टाई अप किया, करार किया है। और 400 रुपये वाला शेयर 2600 का, यानी कि 6 गुनी से ज़्यादा का भाव आपके शेयर का हो चुका है। आशीष जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अब इनको कोई टेंशन नहीं है। जब 400 वाला शेयर इसके भाव 6 गुने जब हो जाएं तो टेंशन क्या ही होगी, लेकिन फिर भी आप बताइए कि अभी क्या करना है इनको? मेरा तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक पे, क्योंकि ये अच्छा एक ब्लू चिप स्टॉक है, काफ़ी कम उसका बीटा है और इनफेक्ट आज जैसे भी खराब मार्केट में भी स्टॉक काफ़ी टिका हुआ है। ज़रूर 3000 रुपये के हाई से स्टॉक में हमने थोड़ा नीचे आता हुआ देखा, बट मेरा सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की। एक कम बीटा के स्टॉक्स मैं आज की डेट में ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपके पोर्टफोलियो के। ट्यूब इन्वेस्टमेंट बने रहे। जहाँ तक एस्ट्रल की बात है, अगेन ये भी काफ़ी आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अभी एक्स बोनस हुआ शेयर, 3 शेयर पे 1 शेयर
कंपनी ने बोनस दिया था थोड़े समय पहले ही, तो कंपनी के परफॉर्मेंस में भी हमने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी काफ़ी अच्छे थे, क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा प्रॉक्सी प्ले है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन में जो पाइप्स और ये सारे इक्विपमेंट लगते हैं और काफ़ी सारे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी एस्ट्रल कर रहा है। तो मेरा तो इनफैक्ट सलाह रहेगी नए निवेशकों के लिए भी कि यहाँ से यदि 50 रुपये तक और गिरावट मिलती है एस्ट्रल में, तो इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, और आपको सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में भी बने रहें। भी बने रह सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल शामिल करेंगे और जयपुर से केएल अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं क्लियर आई सर। किस स्टॉक पर सवाल है आपका? स्पाइस जेट 70 शेयर हैं मेरे पास, 60 रुपीज पर शेयर के हिसाब से लिए हुए, और साल भर हो गया है। काफी टूट चुका है स्पाइस जेट। हालांकि हाल फिलहाल में हमने देखा जो नंबर्स आए, थोड़ी दिक्कतें कम हुई हैं स्पाइस जेट की, अगर एयर ट्रैफिक्स के बारे में बात करें तो। लेकिन दिक्कतें एविएशन कंपनियों के लिए अभी भी। हेलो, चलिए अब थोड़ी लाइन में दिक्कतें हैं, इनसे वापस से संपर्क जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्पाइस जेट पर सवाल ले लेते हैं। तो 60 रुपए पे इन्होंने लिया था और इनकी खरीद से लगभग आधा हो चुका है ये स्टॉक, अब 30 रुपए पे आ चुका है, और फिलहाल 2000 के आसपास का नुकसान भी हो रहा है इनको इस स्टॉक में। आशीष, आप ही सजेस्ट करिए स्पाइस जेट के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे। यहाँ पर भी इनको समय काफ़ी हो चुका है, काफ़ी समय दे चुके हैं, लेकिन एविएशन स्पेस में स्पाइस जेट क्या बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर ले और कोई और कंपनी आप इनको सुझाएंगे? क्योंकि नुकसान वैसे ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से निवेश भी अपना शिफ्ट आराम से कर सकते हैं। क्या सलाह होगी आपकी? यदि खरीद भाव देखा जाए तो 60 रुपए से तो स्टॉक 30 रुपए ऑलरेडी आ चुका है, तो लॉस तो इनफैक्ट पूरा 50% कैपिटल का ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर। तो और मेरी सलाह रहेगी इनफैक्ट इस स्टॉक में से आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं होने वाला है जो स्पाइस जेट में बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो जाए, और कंपनी ज़रूर एक क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया था, बट कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का उस स्टॉक के लिए इंटरेस्ट नहीं है। यदि एविएशन में रहना है तो सिर्फ आपके पास में इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो का स्टॉक ही बचता है, जहाँ पर जो नंबर्स हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ज़रूर महंगा स्टॉक है, बट यदि आपको एविएशन सेक्टर में रहना है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और यदि आपको सेम रेंज में प्राइस में स्टॉक चाहिए तो मेरा मानना है उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 22 साढ़े 22 रुपये के आसपास स्टॉक मिल रहा है, वहाँ पर अभी काफ़ी वैल्यू मुझे स्टॉक में नज़र आती है, बट आपको कम से कम 3 साल का नज़रिया रखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 50 रुपये अगले 3 साल में जाने का, तो कम आपका जो स्पाइस जेट का लॉस है वो आप रिकवर वहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, स्पाइस जेट के नुकसान की भरपाई करेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्पाइस जेट का शेयर गिर के 30 रुपये के आसपास आ गया है। 25 रुपये के भाव वाला उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लीजिए, ये आपके नुकसान को कम करेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक का सवाल लेंगे, और अगला सवाल आया है संजीव बंसल का व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है जिंदल 100 के 100 शेयर 100 रुपये के भाव पर ही। जिंदल 100 इसका भाव 138 रुपये के आसपास चल रहा है। कुणाल, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, 100 के भाव पर है, 138 रुपये के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, यहाँ से आप किस तरह के चाल देख रहे हैं और इसके चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आज तो शेयर में कमजोरी देख रहे हैं हम लोग। अभिषेक, हम अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो जनवरी 2018 में इस काउंटर ने 180, 182 के लेवल्स दिखाए थे। वहां से हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी, और रिसेंटली अगर आप देखें 3-4 हफ्तों पहले इस काउंटर ने फिर से 180 के लेवल्स हिट किए थे। नाउ प्रीवियस स्विंग हाई हमारा टेक्निकली हम इसे रेजिस्टेंस मानते हैं, और इसी वजह से हमने ये छोटा सा करेक्शन देखा है, बट अदरवाइज ट्रेंड इस काउंटर में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर हमारे व्यूअर का पोजिशनल अप्रोच है तो इसमें स्टॉप लॉस बनेगा 125 का, और इस काउंटर में बने रहने की सलाह होगी। इनफैक्ट ये जो गिरावट आई है इसमें
हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की सलाह देंगे, बट एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म अप्रोच है तो यहाँ पे डेफिनेटली एग्जिट कर दीजिए। इस काउंटर में नई रैली और नई रुझान 180 के ऊपर ही बनेगी, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, सो मेरे हिसाब से इस काउंटर में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा 125 का। ठीक है, तो जिंदा स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपको दी जा रही है। इंस्टाग्राम पर सवाल हमें आया है राहुल जी का, और इनके दो सवाल हैं, दोनों ही बैंकिंग स्टॉक पर इनका जो सिलेक्शन है वो दोनों ही बैंकिंग स्टॉक है, सरकारी बैंक है। पहला तो यूनियन बैंक पर इनका सवाल ले लेते हैं। 496 शेयर्स इन्होंने 44 के भाव पर लिया हुआ है। यूनियन बैंक इस वक्त मौजूदा भाव देखें स्टॉक का तो 60 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, तो फिलहाल तो मुनाफे में है। और लकीली सरकारी बैंक हाल फिलहाल में हमने बैंकिंग स्टॉक्स में देखा भी काफ़ी ज़्यादा टूटे थे, बट इनका जो एंट्री लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। और एक और सवाल आएगा सेंट्रल बैंक पर भी, लेकिन पहले यूनियन बैंक पर सलाह ले लेते हैं। कुणाल, आप सजेस्ट करिए, यूनियन बैंक अभी फिलहाल मुनाफा हो रहा है, लेकिन चार्ट्स पे क्या आपको और स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है? बने रहना चाहिए और तेजी के लिए, या फिर निकल जाए? सो पूजा, अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर ने बहुत ही अच्छी रुझान बताई थी दिसंबर 2022 तक। जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में हमने करेक्शन देखा, इस काउंटर में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट करेक्शन हमने इस काउंटर में देख लिया है। एज ऑफ नाउ अगर मैं डेली चार्ट की भी बात करता हूं तो इसमें कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। इस काउंटर ने अपना लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया था 75 से, और ये काउंटर 60 पे आ चुका है। एज ऑफ नाउ भी इसमें कहीं रुकने की साइन नहीं दिख रही है। सो एक बार हमें यहाँ से एग्जिट करने की सलाह मैं देना चाहूंगा। हमारा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 52 या 54 लेवल का। अगर ये काउंटर वहां पहुंचता है और कंसोलिडेट करता है तो हम इसे फिर से रिविजिट करेंगे, अदरवाइज इस काउंटर में उछाल में या फिर प्रेजेंट लेवल पे भी एग्जिट करने की सलाह बनेगी। ओके, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन जो प्रॉफिट इनको हो रहा है यूनियन बैंक में वो कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो रहा है सेंट्रल बैंक से, क्योंकि ये स्टॉक इन्होंने 40 के लेवल पर एंट्री किया था, 500 शेयर्स लिए थे, बट अब उनकी खरीद से स्टॉक आधा हो चुका है। 22 रुपए के आसपास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कारोबार कर रहा है, तो एक तरफ 8000 का जहाँ मुनाफा हो रहा है इस स्टॉक में, इनको 9000 के आसपास का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। कुणाल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुछ उम्मीद है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें इस शेयर को, या फिर निकलने की सलाह देंगे? सो पूजा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक एंड आईओबी तीनों काउंटर में हमने बहुत ही मैसिव रैली देखी, और इस रैली के बाद ये तीनों काउंटर बहुत ही सिग्निफिकेंटली नीचे आ चुके हैं। बट एज ऑफ नाउ अगेन ऑन चार्ट्स कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। इनफैक्ट सपोर्ट भी अगर हम देखने जाते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 19 रुपए का सपोर्ट आता है, जो प्रेजेंट लेवल से और भी 3 रुपया दूर है। इन परसेंटेज टर्म दैट इज मोर देन 10% अगेन। सो एक बार एग्जिट करने की सलाह बनेगी। जब इस काउंटर्स में फिर से मोमेंटम आती है तो थोड़ा एक्सपेंसिव बाय करें, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से उस पोजीशन को होल्ड करें, और इस काउंटर को कभी भी लेकर भूल जाने जैसा काउंटर नहीं मानना चाहिए। दैट इज माय परसेप्शन ऑन दी पीएसयू बैंकिंग। बट एज ऑफ नाउ इन दोनों काउंटर से एग्जिट करने की सलाह बनेगी। सेंट्रल बैंक पर ये भी आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से जेएस सभरवाल जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सभरवाल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ सर, ऐसा है, मेरे पास 330 शेयर्स हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के, 330 एट द रेट ऑफ 436। 436 पर? हाँ जी। ठीक है, कोई और शेयर आपके पास? हाँ जी, सुदर्शन केमिकल है 110 शेयर पे। ठीक है, सुदर्शन केमिकल है 110 शेयर 600 रुपए के भाव पर। हाँ जी, तो आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ये मेरे पास 2-2.5 साल से हैं, तो काइंडली 2-2.5 साल से ऑन दीज। हाँ जी, ठीक है। केमिकल वाले जो भी स्टॉक्स थे ये हमने देखा था कि 2020 में कोविड के समय में या फिर 2021 में भी ये फ्लेवर में रहे। 2022 में इन्होंने पूरी स्टीम अपनी गंवाई, और जो लोग ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं उनको थोड़ा सा पेन जरूर महसूस हो रहा है। हालांकि हाल फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी केमिकल कंपनीज ऐसी हैं जो क्षमता विस्तार कर रही हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, नए प्लांट्स लगा रही हैं, तो निश्चित तौर पर फिर से एक एक्शन लौटता हुआ दिख तो रहा है। लेकिन जो ऊपर जो फंसे हैं आशीष जी, उनके बारे में आपके क्या व्यू है? 600 का सुदर्शन केमिकल, वहां भी नुकसान है, 385 के आसपास है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 435 के खरीद वाला जो शेयर है 227 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इन दोनों ही शेयर में अपना व्यू दीजिए आप।
इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक अपने बिल्कुल 52 वीक लो के पास अब ट्रेड करने लगे। इनफैक्ट लक्ष्मी ने तो आज 52 वीक लो टच किया और सुदर्शन भी 345 का 52 वीक लो और अभी 380-85 ट्रेड हो रहे हैं। तो मेरी सलाह अभी इन स्टॉक को बेचने की नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे थे कि इन सारी कंपनीज ने अच्छे बड़े बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स लिए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ है वो कंपनीज को मोस्टली डेट फ्री कंपनियां हो गई हैं केमिकल स्पेस में। ओनली जहाँ पे चैलेंजेस 2 तरह के आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि जो उनके सेलिंग प्राइसेस हैं वो एक रैशनल हो गए या वो कम हो गए हैं, और दूसरी बात ये जो एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट यूएस और यूरोप का था, वहां पर थोड़ा सा जो प्राइसिंग प्रेशर है या डिमांड में कमी है, इसके कारण से थोड़े से इन प्रोडक्ट्स की ओवर कैपेसिटी हो गई है। फिर भी नेवरदलेस मेरा मानना है कि इन स्टॉक्स में इतना लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं दोनों। और जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, खराब समय निकलेगा, आप देखेंगे कि जैसे फार्मा स्टॉक में हमने थोड़ा सा बाइंग आता देखा, ये केमिकल स्टॉक्स में भी आगे जाके आएगा। तो इनफैक्ट मेरी सलाह रहेगी कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक को 200 रुपए के आसपास आप एवरेज करें, और सुदर्शन केमिकल में भी 340 का लेवल पे वेट करें और वहां पे एवरेज करें। दोनों ही शेयरों में बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट अगर थोड़े से नीचे आते हैं तो आपके लिए एवरेज करने का और अपने कॉस्ट को कम कर पाने का मौका ये दोनों शेयर देंगे। होल्ड करने की सलाह है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और भी सवालों को शामिल करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आज क्या है कमोडिटी की एबीसीडी में खास। विश्वमोहन है हमारे साथ। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की, क्योंकि इस पैटर्न का इस्तेमाल कमोडिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि आप एक कैंडल को आप देख के समझ में आ जाता है कि पिछले दिनों का या जो भी जिस अवधि का आप देखना चाह रहे हैं उसका ओपन, उसका क्या हाई है, क्या लो है, क्या क्लोजिंग प्राइस है, ये आपको सिर्फ एक कैंडल देखने से पता लग जाता है। वॉल्यूम किस तरह का है, किस तरह की उनकी बॉडी बनी हुई है, तो पूरा चार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाता है। और सबसे ज़्यादा बाजार में, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी में, जो भी ट्रेडर है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपको उसके चार्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है। अगर आप देखिए, अगर जिस दिन तेज़ी का माहौल होगा वहाँ ओपन यहाँ पर हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, और जो नीचे जो 2 टेल दिख रहे हैं तो दिन का वो हाई और ये दिन का लो है। ये जिस दिन आपका बुलिश कैंडल बनेगा वो बुलिश कैंडल पैटर्न दिख रहा है, और ये है लॉन्ग बेरिश कैंडल। यहाँ पर ओपनिंग यहाँ हुई, ऊपर की तरफ शुरुआत हुई लेकिन बंद हुआ नीचे में आके। ऊपर में हालांकि हाई यहाँ तक गया था लेकिन लो हुआ। अब अगले कैंडल में चलते हैं, यहाँ से पैटर्न कैसे बनाते हैं। पहला पैटर्न जो है वो हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मतलब ऊपर में लटका हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी शुरुआत ऊपर की तरफ हुई थी लेकिन नीचे की तरफ इसकी हुई थी। तो ये साफ दिख रहा है कि बेरिश रिवर्सल यहाँ पर होने वाला है। जो तेजी का चार्ट जो चल रहा था, यहाँ से बाजार अब गिरने वाला है। अगले दिन आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा, फिर आपको बाजार नीचे की तरफ आएगा। यानी तमाम कोशिश हुई ऊपर जाने की लेकिन बंद यहाँ पर हुआ उस दिन की क्लोजिंग। तो ये एक रिवर्सल संकेत होता है कि जो तेजी है वो तेजी पर ब्रेक लग सकता है। इसी के उल्टा हैंगिंग के हैमर होता है। हैमर नीचे की तरफ से अब जाता है। यहाँ पर देखिए शुरुआत यहाँ पर हुई लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर हो रही है। यानी ये संकेत दे रहा है कि बाजार ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार। देखिए गिरावट के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह के पैटर्न बनते हैं, फिर यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इस पैटर्न से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी तरह का एक डोजी पैटर्न होता है। जिस समय बाजार एक दायरे में रहता है तो कोई अनडिसाइसिवनेस रहता है, तो ये भी आपको लग रहा है कि बाजार नया ट्रेंड पकड़ने वाला है। यानी दोनों तरफ के लोग यहाँ पर मौजूद है। जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक रेंज में जो कारोबार हो तो इस तरह के सिचुएशन बनते हैं। उसके बाद बाजार एक डिसाइसिव मूव लेता है। तो डोजी तो कुछ ये सिंपल पैटर्न है। आगे आप डिटेल्स में और भी कुछ पैटर्न को समझ के फिर बाजार की ट्रेडिंग को और आसान बना सकते हैं। ओके, तो ये थी कैंडल स्टिक पैटर्न की एबीसीडी जो कि विश्व मोहन अभी आपको बताए थे। और इस तरह के और भी चार्ट्स हम आपको आगे भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, जिससे आपको ट्रेडिंग समझने में और ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप पर योगेश जी ने हमें सवाल भेजा है और इनका सवाल है सीईएससी पर 2700 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। 75 के ऊपर के लेवल्स हैं इनके, जहां पर इन्होंने एंट्री की है स्टॉक में, और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि शेयरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और इन्होंने बहुत ऊपरी स्तर पर एंट्री ले ली थी सीईएससी पर। आशीष जी, थोड़ी देर पहले हम पावर स्टॉक्स पर डिस्कस भी कर रहे थे।
आपको टोरेंट पावर काफ़ी अच्छा लग रहा था एंट्री करने के लिहाज से। ये इस स्पेस में CESC ये कैसी कंपनी लग रही है आपको, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार दबाव बना हुआ है और योगेश जी को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है स्टॉक में, क्या करें? CSC में मेरा एडवाइस रहेगा कि आप स्टॉक में बने रहें, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज कंपनी के जो परफॉर्मेंस है हमने क्वार्टर ओवर क्वार्टर अच्छा आता देखा है। प्लस इस स्टॉक में कंफर्ट ये भी है कि इंस्टीट्यूशन जो होल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 35% कंपनी DIA और FIs के बीच में है जो होल्ड करते हैं, और रिटेल होल्डिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में बने रहे। अभी थोड़ा सा मार्केट परिस्थितियाँ खराब है, इसलिए स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि आपके जो बाय प्राइस है वो एक क्वार्टर का वेट करिए, आपको बिल्कुल आपका रेट मिलेगा। बट लंबी अवधि के लिए भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ठीक है, CSC को लेकर ये व्यू, होल्ड करने की सलाह है आपके शेयर को लेकर। लेकिन चलिए अगले दर्शक को जोड़ेंगे, और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से नारायण। नारायण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार जी, मेरे पास कर्नाटका बैंक है जी। जी 220 शेयर है। 220 138 के भाव पर। हाँ जी ठीक है, कर्नाटका बैंक के भी हम देख रहे हैं कि अगर इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे तो प्रति शेयर 12 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। और हाल फिलहाल जो बैंकिंग सेक्टर की जो सेहत रही है वो थोड़ी सी कमज़ोर ही दिखी है, चाहे वो PSU बास्केट हो या फिर प्राइवेट बैंकिंग हो। कन्विक्शन फिलहाल तो नहीं आ रहा है। इस पर क्या सलाह देंगे आप आशीष जी, कर्नाटका बैंक के शेयर को लेकर? ठीक ठाक बैंक है क्या, इसमें बने रहें? मेरी अभी बने रहने की सलाह रहेगी कर्नाटका बैंक पे, क्योंकि आप देखें सबसे पहली बात तो जो फंडामेंटल्स पे नजर डालें तो जो बुक वैल्यू से आधे पे ये स्टॉक मिल रहा है। 250 रुपए की बुक वैल्यू और 125 रुपए पे कर्नाटका बैंक का स्टॉक मिल रहा है। तो यही रीजन है कि जो दूसरे PSU बैंकों में जो गिरावट देखने को मिली उतनी कर्नाटका बैंक में देखने को नहीं मिली, और फिर भी थोड़ा स्टेबल है दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में स्टॉक। बट आपको ये भूलना नहीं है कि थोड़ा सा जो बैंकिंग सेक्टर के लिए सेक्टर का आउटलुक अभी थोड़ा निगेटिव है। रीज़न ये है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो बैंक्स के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पर प्रेशर आ रहा है। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ भी आगे जाके कम होती दिखाई देगी रेट बढ़ते रहेंगे। तो आपको यदि कोई भी बैंकिंग स्टॉक परचेज करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक ये इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्सल नहीं होंगे तब तक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आने वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो कर्नाटका बैंक में बने रहें। दूसरे PSU बैंक से कंपेरिजन में ये काफ़ी स्ट्रांग भी है और अच्छा बैंक भी है। मजबूत बैंक है, बने रहें। पहले घंटे के थोड़े से उथल पुथल के बाद बाजार में हम थोड़ी सी कमजोरी देख रहे हैं। निफ्टी है करीब 30 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर सपाट ट्रेड है। हालांकि अभी भी बाजार का, अगर हम बाजार की ब्रेथ की बात करें, चढ़ने और गिरने वाले शेयरों के अनुपात की बात करें तो हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 3 गिरने वाले शेयर हैं। और गिरने वाले शेयरों में आपको हम खास तौर से हाईलाइट कराना चाहेंगे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, जहां पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अडानी पोर्ट्स इस वक्त है 8.5% नीचे। आज लगातार 7वां सत्र है गिरावट का अडानी पोर्ट्स में। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो निफ्टी में सबसे ज्यादा दूसरा गिरने वाला ये शेयर है, 7.5% की कमजोरी वहां पर है। इसके अलावा सभी के सभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं। चाहे आप NDTV आप क्यों ले लीजिए, अंबुजा में आज कमजोरी है। अडानी ट्रांस, अडानी पावर, अडानी टोटल, ये सारे के सारे शेयर कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। आशीष जी, एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे। हमने देखा था कि रिकवरी लोअर लेवल से आई थी, लेकिन पिछले 5-7 सत्र तो जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो पार्ट हैं, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, वो कमजोर हो रहे हैं। लेकिन जहां पर थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हो रही थी लगातार गिरावट के बाद, फिर से वहां प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। अडानी गैस हो या फिर अडानी ट्रांस हो, आप कैसे देखेंगे इन शेयरों को, और जो निवेशक हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे, और उन निवेशकों को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो नजर बना के रखे हुए हैं इस गिरावट पर, और शायद अब उनके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या ये सही भाव है अडानी स्टॉक्स लेने का? ये तो इनफैक्ट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कौन सा सही भाव इनके स्टॉक्स को लेने का,
क्योंकि नीचे के लेवल से जिन्होंने मिस किया था उन्हें हमेशा लगता रहा कि 1100 पे हमने अडानी इंटरप्राइजेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2000 का भाव भी बहुत ही जल्दी देखने को मिला। ऐसे ही दूसरे अडानी ग्रुप के स्टॉक में भी बॉटम से तो ऑलमोस्ट डबल हुए हैं स्टॉक, चाहे अडानी ग्रीन एनर्जी हो या ट्रांसमिशन हो, काफ़ी अच्छा रिटर्न बॉटम से आया। बट मेरा मानना है अभी जो सेलिंग देखने को मिल रही है एक ओवरऑल थोड़ा सा, चूंकि मार्केट के सेंटिमेंट खराब है तो जिसके कारण से जहां पर भी प्रॉफिट बन रहा है लोगों का वो वहां से एग्जिट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक या अडानी टोटल गैस का स्टॉक जो 2 दिन पहले तक अपर सर्किट था अब 2 दिन से नीचे आ रहे हैं तो सडनली कोई ग्रुप के लेकर निगेटिव खबर आ गई है। मेरा मानना है कि एक प्रॉफिट टेकिंग, एक रिस्क अवर्जन, इन दोनों को ही मैं इसका पीछे रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। और मेरा मानना है अभी ये गिरावट जो अभी शुरू हुई है और जारी रहेगी, तो बहुत जल्दीबाजी में इस ग्रुप के स्टॉक्स में अभी निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स भी अभी पॉजिटिव नहीं है कि दोबारा से इन ग्रुप के स्टॉक चले, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है। तो यदि मार्केट सेंटिमेंट खराब होंगे तो ये मार्केट से ज़्यादा अंडर परफॉर्म करने वाले हैं। तो मेरी अभी ग्रुप के स्टॉक्स को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है अप्रैल मंथ में जाके इन स्टॉक पे एक फ्रेश कॉल लिया जा सकता है, बट मार्च में अवॉइड करिए। ओके, ठीक है। तो ये है राय अदानी एंटरप्राइजेस पर आपके लिए 7% की गिरावट इस वक्त है आज स्टॉक में, लेकिन आप अदानी एंटरप्राइजेस में और अदानी ग्रुप के बाकी शेयरों में भी आपको ये राय दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल है, मेरे पास मदरसन सुमी के 400 शेयर हैं जो मैंने उसका 8350 पे लिया था, और उसका मतलब मुझे जानना है कि इसके साथ मुझे क्या करना है, क्योंकि ये वहां से लगभग 20 रुपए नीचे आ चुका है। बिल्कुल भारी गिरावट आई थी स्टॉक में हाल फिलहाल में, और जिस समय आपने एंट्री ली उसके बाद से ही स्टॉक टूटना भी शुरू हो गया। तो यहाँ पर कुणाल आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या और कमजोरी दिखाई दे रही है आपको? चार्ट्स पर ऑलरेडी काफ़ी टूट चुका है ये स्टॉक और नुकसान भी इनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्या करें समाधान में? पूजा, मैं मदरसन सुमी के अगर फ्यूचर्स चार्ट्स की बात करूं तो फ्यूचर्स में मुझे दिख रहा है कि ये काउंटर ने प्रीवियस जो बॉटम बनाई थी वो अक्टूबर 2022 में बनाई थी, और वो करीब करीब 62 61 के लेवल पे बनी थी। और आज देखिए ये फिर से काउंटर डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में ही है, बट नियर टू दैट सपोर्ट एरिया पहुंच रहा है। सो हमारे व्यूअर को एक सलाह बनेगी कि अगर ये काउंटर अगेन यहाँ से प्रेजेंट लेवल से 1 या 2 रुपए नीचे जाता है एंड कंसोलिडेशन में आ जाता है तो इस काउंटर को होल्ड कर सकते हैं। बट अगर ये काउंटर डिसाइसिवली यहाँ से और 3-4 रुपए नीचे जाता है और वहीं कंसोलिडेट करता है, देन वी हैव टू बी, आई मीन उसके नीचे अगर क्लोज देता है तो वी हैव टू बी कॉशियस। बट एज ऑफ नाउ ये काउंटर सपोर्ट पे ही पहुंच रहा है, इस पे नजर रखिए। 1 या 2 दिन अगर ये लेवल पे सस्टेन करके थोड़ी सी साइडवेज कंसोलिडेशन में जाता है तो यहाँ से एक रे ऑफ होप भी बनेगी और एक बाउंस भी लाइकली हो जाएगा जो करीब करीब 68 के लेवल्स तक जा सकता है। बट फॉर टाइम बिंग होल्ड करने की सलाह बनेगी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। सपोर्ट्स के आसपास ये 68 तक का पुल बैक इसमें दिख सकता है। अहमदाबाद से प्रकाश जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार। जी सर पूछिए। मेरे पास पॉलीप्लेक्स के शेयर है 10, और मैंने काफी महंगे 2600 में लिए हुए, अभी 1100 के आसपास चल रहा है इसका रेट। ये नीचे क्यों जा रहा है जबकि इसकी बुक वैल्यू 1600 कुछ है? तो मैं जान सकता हूँ इसकी वजह क्या है या क्या प्रॉब्लम आ गई है? ठीक है, 2600 वाला शेयर जब 1100 रुपए के आसपास का हो जाए तो घबराहट होती है, और हम ये देख रहे हैं कि अभी 2 साल के निचले स्तरों के आसपास आ गया है पॉलीप्लेक्स की। ठीक है प्रकाश जी, बस ये है कि आपने काफ़ी चलने के बाद ऊपरी भाव पर ये शेयर लिए थे और वहाँ से ही ये शेयर घूम गया है। आशीष जी एक छोटा सा आपसे सवाल होगा, पॉलीप्लेक्स अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, इनके भाव से आधा से ज़्यादा टूट चुका है ये शेयर, अभी भी आप इसमें बने रहने की सलाह देंगे? क्या इसमें भी एवरेजिंग की आपकी राय होगी या फिर इससे निकल जाए? नहीं, इसमें एवरेजिंग की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि 2-3 बातें जो पॉलीप्लेक्स में हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो कंपनी अपना बिजनेस को सेल करने चाह रही थी या अपना एग्जिस्टिंग प्रमोटर बेचना चाह रहे थे, तो वो एक हमेशा थोड़ा हैंगओवर बना हुआ है। दूसरा, चूंकि एक ग्लोबल मार्केट्स में एक एफएमसीजी या दूसरे बिजनेसेस के लिए भी स्लो डाउन हुआ है, तो हमने देखा कि जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे।
जब 200 करोड़ से जो मुनाफा उनका गिर के सितंबर टू दिसंबर शायद 80 या 84 करोड़ रुपए, मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं, उतना हो गया था। तो ये वैल्यूएशन भी काफ़ी रिच बने हुए थे उससे पहले, क्योंकि क्योंकि कंपनी क्वार्टरली डिविडेंड दे रही थी और उनके जो थाईलैंड का बिजनेस है वो काफ़ी बूम कर रहा था। बट अब सब तरफ चूंकि स्लो डाउन है तो उसका इफेक्ट भी अब इसके प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक पे आज अपना 52 भी लो भी टच किया है। तो मेरा सलाह रहेगी कि आप पॉलीप्लेक्स से एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ भी और गिरावट नज़र आती है। इसके बजाय मैं सजेस्ट करूंगा आप KPIT के स्टॉक में निवेश कर दें, जो करीब 880 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है और वहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन नतीजे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बट 2 साल का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरा मानना है वो स्टॉक आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा और आपका जो पॉलीप्लेक्स का लॉस है वो भी थोड़ा वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो KPIT टेक में एंट्री लीजिए, पॉलीप्लेक्स से निकल जाने की राय आपको दी जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आशीष जी, कुणाल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत।